क्या हो अगर आप एक बेकार सा लड़का हो जो कि हर टाइम गेम खेलते रहते हो, लेकिन एक दिन अगर आपके ऊपर एक अनजान शख्स हमला कर दे जिसको कि आप जानते तक नहीं हो, और बाद में अगर आप एक ऐसे दुनिया पे चले जाओ जहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि आपको जिंदा रहने के लिए गेम को क्लियर करना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा? तो क्या आप स्क्विड गेम की तरह ये सारा गेम को क्लियर कर बाहर निकल भी पाओगे या फिर नहीं? और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये एनिमे पे हमारा एनसी आयानो कुजी-सेंसेई भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग अकीरा नाम के एक स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जहाँ पर वो आराम से अपने फोन में गेम खेलते हुए अपना स्कूल पर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक गाड़ी रुकता है और देखते देखते उसके अंदर से काफी खतरनाक एक बंदा बाहर निकलता है, जहाँ पर वो सीधा आकर अकीरा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर अकीरा भी थोड़ी ना कम था, वो जल्दी से उस जगह पर एक साइकिल को उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है और अकीरा को भागता हुआ देखकर वो बंदे भी लगातार उसका पीछा करता जा रहा था। और इसी वजह से आगे अकीरा जल्दी से एक सुनसान बिल्डिंग में जाकर उसके लिए एक ट्रैप तैयार करता है, जहाँ पर वो जल्दी से सीढ़ियों पे एक ट्रैप बिछा देता है। लेकिन दूसरी साइड वो बंदा सीढ़ियों से चढ़ने के बजाय एक काफी बड़ा लंबा छलांग मारता है और उसका ये छलांग के वजह से तो वो एक ही झटके में 3rd फ्लोर पर आ गया था। लेकिन यहाँ पर अकीरा जैसे तैसे कर उसको अपने जाल में फंसा ही लेता है और यहाँ पर तो वो बंदा अकीरा के जाल में फंस गया था, जिस वजह से तभी अचानक से उसके ऊपर का सीलिंग टूट के नीचे गिर जाता है। और ये देखकर तो यहाँ पर अकीरा को ऐसा लग रहा था कि वो अब उससे बच गया होगा। लेकिन दूसरी साइड हम लोग वही बंदे को देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसको यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ था, जिस वजह से आगे अकीरा घबराती हुए जल्दी से बिल्डिंग के छत पर चला जाता है और उसको बिल्डिंग के छत पर जाती हुए देखकर आगे वो बंदा भी जल्दी से एक बड़ा सा छलांग लगाता है। लेकिन जब भी वो ऐसा करता है अकीरा एक पाइप की वजह से वो बंदे को वहाँ पर ही खत्म कर देता है और इस वजह से तो यहाँ पर वो बंदा मर गया था, जिस वजह से अकीरा भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक लड़की आ जाती है जो कि उससे कहने लग जाती है कि तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। ये कहकर वो अकीरा को वहाँ पर ही शूट कर देती है और उसका ये खतरनाक अटैक के वजह से तो यहाँ पर अकीरा का हाथ कट गया था और आगे काफी खून बहने के वजह से अकीरा वहाँ पर ही मारा जाता है। लेकिन जब भी अकीरा को होश आता है वो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि उस जगह पर तो काफी सारे लोग थे और इसी के साथ साथ उसका हाथ पूरी तरीके से हील हो चुका था। लेकिन तभी अचानक से वही लड़की स्टेज पे आकर सर से कहने लग जाती है मेरा नाम असल में नियॉन है और यहाँ पर जितने भी सारे लोग हो बाहर की दुनिया के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि तुम सभी उस वर्ल्ड पे मारे जा चुके हो। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर एक बंदा आकर नियॉन को टोकने की कोशिश करता है और इस वजह से तो यहाँ पर नियॉन काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से आगे वो अपना हाथ को एक कैनन में बदलकर उसको वहाँ पर ही शूट कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। और ये कड़कड़ी आगे नियॉन सबको बताने लग जाती है कि यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं तुमको भी मेरे तरह काफी सारे पहाड़ मिले हैं और वैसे भी ये पहाड़ को टेस्ट करने के लिए तुमको यहाँ पर बुलाया गया है और जब भी तुम लोग का हथकड़िया ग्रीन हो जाएगी तुम लोग काफी इजीली से ये पहाड़ को यूज कर सकते हो और पहले राउंड पे तुम लोग को ये पहाड़ का इस्तेमाल कर आपस में लड़नी पड़ेगी। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर आने के चक्कर में काफी ज्यादा थक गए होगे और इसी वजह से जाओ तुम अपने रूम पर जाकर थोड़ा सा आराम कर सकते हो और रूम के अंदर एक लेटर भी होगा जहाँ पर तुम्हारे पहाड़ के बारे में उसमें लिखा होगा और हम लोग तुम्हें अपने पहाड़ के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग फाइट से पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग कर लो। और नियॉन का ये बात को सुनकर आगे सभी लोग अपने रूम पर जाकर पहाड़ के बारे में पढ़कर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। लेकिन जब भी अकीरा अपना लेटर को पढ़ता है वो हद से ज्यादा परेशान हो जाता है और आगे जब भी अगले दिन राउंड स्टार्ट होता है वो एक क्लासरूम में पहुंच जाता है और यहाँ पर तो काफी देर से एक बंदा बैठा हुआ था जिसका नाम किरीसाकी है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वही असल में अकीरा का ओपोनेंट है। जहाँ पर मैच स्टार्ट होते ही किरीसाकी अपना डंडे को एक शॉट में बदलकर उसके ऊपर सीधा अटैक कर देता है और उसका ऐसा करते हुए देखकर आगे अकीरा जैसे तैसे करके अपना जान बचाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर किरीसाकी भी थोड़ी ना कम था, वो अपना शॉट के मदद से हर एक चीज को काटता जा रहा था और इसी वजह से आगे अकीरा अपना जान बचाने के लिए एक दूसरा रूम पर जाकर छुप जाता है, जहाँ पर किरीसाकी भी उसका पीछा करते करते उसके पास आ जाता है। लेकिन वहाँ पर तो अकीरा छुपा हुआ था, इसी वजह से आगे वो उसको बाहर निकलने के लिए उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा बेकार पहाड़ है जो कि लड़ाई में कुछ भी काम नहीं आएगा, इसी वजह से जल्दी से तुम हार मान लो। और उसका ये बात को सुनकर अकीरा तुरंत ही बाहर निकलकर उससे कहने लग जाता है कि मेरा पहाड़ असलियत में कोई बेकार पहाड़ नहीं है बल्कि काफी ज्यादा ही पावरफुल है और वो पहाड़ इतना ही ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से मैं उस चीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहता और वैसे भी तुमने वो पहाड़ को पहले ही देख रखा है। लेकिन यहाँ पर किरीसाकी उसका बात को कहाँ ही मानने वाला था, वो सीधा अपने शॉट को लेकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो उसके ऊपर हमला करते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि कहीं इसके पास वो नियॉन वाला कैनन पहाड़ तो नहीं है। और इतने में अकीरा अपना हाथ को एक कैनन में बदलकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है और यहाँ पर तो उसका ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक
था, इसी वजह से आगे किरीसाकी उससे हार मान लेता है। और ये देखकर नियोन ताली बजाती है, अपने सेक्रेटरी से कहने लग जाती है कि इसी वजह से अकीरा मेरा फेवरेट पर्सन है। सेक्रेटरी पूछती है अगर अकीरा के पास कैनन के पावर थी तो आखिरकार उसने पहले ये पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वो कहती है कि तुम भी किरीसाकी की तरह बेवकूफी मत करो, और मैं अगर सच बताऊं तो अकीरा के पास कोई भी कैनन वाला पावर नहीं है, और असलियत में उसके पास ये पावर है। जो कोई बंदा उसका पावर के बारे में सोचता है वो उसका हथियार बन जाता है। और इसी वजह से स्टार्टिंग में अकीरा ने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करा, और आगे अकीरा अपना दिमाग लगाकर एक ऐसा सिचुएशन बना लिया। उसका ओपोनेंट सोचने में मजबूर हो गया कि कहीं उसके पास मेरे जैसा कैनन वाला पावर तो नहीं है। और इस चीज का फायदा उठाकर आगे अकीरा ने दिमाग लगाकर उसके ऊपर अटैक करके ये मैच को जीत लिया। और आगे जब भी अकीरा अपना मैच को जीतने के बाद अपने रूम पर जा रहा था, वो वहाँ पर यूरी नाम के एक लड़की से मिलती है जो कि सेकंड राउंड पर जा रही थी। और तभी हमें यूरी का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यूरी असल में एक नॉर्मल सा लड़की है जो कि हमेशा दूसरों का मदद करता है। जहाँ पर वो एक ऐसे लड़के का मदद करता है जहाँ पर सभी उसको काफी ज्यादा पीट रहे थे, और इस वजह से तो वो लड़के को यहाँ पर उससे पहले नजर का प्यार हो गया था, जिस वजह से हर टाइम वो उसको स्टॉक करता था। और आगे जब भी वो अपने घर पर जाती है वो ये देखती है उसका मॉम तो यहाँ पर अपना और एक नया बॉयफ्रेंड को लेकर घर पर आई थी, जहाँ पर वो ये देखती है कि उसके मॉम के बॉयफ्रेंड का एक छोटी बेटी है। और इसी वजह से आगे उसका ध्यान यूरी को रखना पड़ जाता है। और शुरुआत में तो यहाँ पर यूरी को ये बच्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो भी उसको काफी ज्यादा पसंद करने लग जाता है, जहाँ पर वो उसका रोज ध्यान रखने लग जाती है। जहाँ पर वो ये डिसाइड करती है कि जब भी वो ये घर से भागेगी वो भी उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाएगी। और एक दिन जब यूरी अपने घर पर जा रही होती है, वो एक छत पर वही बंदे को देखता है जो कि हमेशा उसको स्टॉक करता था। और यहाँ पर तो वो एक बिल्डिंग पे चढ़कर सुसाइड करने वाला था, लेकिन ये देखकर तुरंत ही यूरी वो बिल्डिंग पे जाकर उसको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि वो बंदा यूरी को अपने साथ लेकर वो बिल्डिंग से कूद जाता है। और आगे हम लोग दोबारा प्रेजेंट का सीन को देखते हैं, जहाँ पर अकीरा के बाद नेक्स्ट मैच यूरी का होता है। और यहाँ पर तो उसका ओपोनेंट एक ऐसा बंदा था जो कि हमेशा लड़कियों को हैरेस्ट करता रहता था, जहाँ पर उसका पावर ये था कि वो किसी को भी सूख कर ये पता लगा लेता है कि वो लड़की वर्जिन है या फिर नहीं। और यहाँ पर तो वो बुड्ढा दिखने में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। और आगे मैच स्टार्ट होते ही वो जल्दी से नंगा होकर उसके पास जाकर उसको सूखने लग जाता है, लेकिन ये देखकर तो यहाँ पर यूरी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से आगे वो जल्दी से अपने पावर के मदद से उसको एक जोरदार पंच मारती है। और उसका ये पंच इतना ही ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो बुड्ढा तो दूसरा हार गया था। और इसी वजह से आगे इस मैच का विजेता यूरी होती है। और दूसरा हम लोग अकीरा को देखते हैं, जहाँ पर उसके रूम पे एक बंदा आकर उसको एक दूसरे रूम पर लेकर जाता है। और उस रूम पे तो यहाँ पर उसके अलावा और भी काफी सारे लोग थे। और तभी अचानक से नियोन अनाउंसमेंट करती है कि अगला राउंड असल में टीम बैटल होने वाला है। और नियोन का ये बात को सुनकर आगे सभी अपने अपने नाम के साथ साथ पावर के बारे में बताने लग जाते हैं। और वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगले मैच पे उन लोग को एक टीम बनकर खेलना पड़ेगा, जहाँ पर उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि मेरा नाम असल में सावतारी है और मैं किसी भी बटन को एक रस्सी में बदल सकता हूँ। और ये देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पावर सच में काफी ज्यादा बेकार है। और आगे यूरी अपना पावर बताती है जो कि होता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। किरीसाकी कहता है कि मेरा पावर ये है कि मैं किसी भी डंडे को स्वॉर्ड में बदल सकता हूँ। और तो यहाँ पर एक बंदा कहने लग जाता है कि मेरा नाम कोमागिरी है और मेरा पावर ये है कि मैं 2 सेकंड तक इनविजिबल बनकर रह सकता हूँ, जहाँ पर 2 सेकंड तक मुझे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। और सभी का पावर सुनने के बाद आगे जब भी अकीरा के बारी आती है, जहाँ पर वो अपना असली पावर नहीं बताता, जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मेरा पावर एक हैंड कैनन है। और वो यहाँ पर सच से झूठ इसलिए कह रहा था क्योंकि वो यहाँ पर किसी को भी भरोसा नहीं करता है। और आगे थोड़ी देर बातचीत करने के बाद फाइनली उन लोगों का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर उन लोग को पता चलता है कि वहाँ पर कोई डिफिकल्ट टीम बैटल नहीं होने वाला, बल्कि सभी एक एक करके अपने ओपोनेंट से लड़ने वाले हैं। और इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो रूम पे बैठ बैठ के वो लोग जो प्लानिंग बना रहे थे वो बिल्कुल बेकार गया। जहाँ पर फर्स्ट राउंड शुरू होता है रीन और सावतारा की भी, जहाँ पर मैच के शुरुआत में रीन सावतारी को गिव अप करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर सावतारी भी थोड़ी ना मानने वाला था, वो उसको मना कर देता है। जहाँ पर वो अपना पार के बारे में शौक करती हुए उससे कहने लग जाता है कि मैं तुमको चोट नहीं पहुँचाना चाहता, क्यों ना हम लोग एक टॉस कर ले और ये टॉस में जो भी जीत जाएगा वो ये राउंड को जीत जाएगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे रीन भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन आगे जब भी सावतारी टॉस करने के लिए वो कॉइन को उछालता है, लेकिन इतने में रीन अपना पार का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करता है। और उसका ये अटैक इतना ही ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है, जिस वजह से उस जगह पर फर्स्ट राउंड रीन जीत जाती है। और अगला राउंड रिंगो और कोमागिरी के बीच में होता है, लेकिन मैच के स्टार्ट होने पे रिंगो हार मान लेती है, क्योंकि यहाँ पर उसका पास पावर ये था कि वो दूसरे की पावर को देखकर उसका कॉपी कर सकता है, लेकिन कोमागिरी
आगिरा के पास तो ये पावर था कि वो बस 2 सेकंड के लिए अपने आप को इनविजिबल कर सकता है और इसी वजह से उसका पावर को यूज करना भी यहाँ पर बेकार होगा, जिस वजह से आगे वो तुरंत ही हार मान लेती है। लेकिन आगे जब भी वो हार मानने के बाद अपने टीम के पास जाती है, रिन तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और उसको ऐसा करती हुए देखकर सोकोनियन उसके पास आकर उससे कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं अपना पावर के मदद से नेक्स्ट राउंड काफी इजीली जीत जाऊंगी। और आगे थर्ड राउंड शुरू होता है सोकोनियन और किरिसाकी के बीच में, जहाँ पर मैच के शुरुआत में ही सोकोनियन उसके ऊपर कुछ चीज फेंक के मारता है, लेकिन जैसे ही वो किरिसाकी के पास जाता है वो काफी बड़ा बन जाता है। लेकिन ये देखकर यहाँ पर किरिसाकी भी थोड़ी ना कम था, जैसे ही बॉलर की बार बार उस चीज से उसके ऊपर अटैक करे जा रही थी, किरिसाकी एक एक करके अपने शॉट के मदद से वो चीज को काट दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसका पावर बस तलवार बनाना ही नहीं है, उसका पावर असल में ये है कि वो हमेशा एक ऐसा शॉट को बनाता है जिसके मदद से वो कभी भी कोई भी चीज को काट सकता है। जो सुनकर आगे सोकोनियन उसके ऊपर काफी सारे बॉल से अटैक करने लग जाती है, जो देखकर आगे किरिसाकी उसका बॉलों से बचते हुए सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर तो किरिसाकी ये जीत गया था, इसी वजह से आगे वो उसको भाषण देने लग जाता है कि तुमने देखा ना कि तुम कितना ज्यादा कमजोर हो, इसी वजह से अगले बार मेरे से फाइट करने मत आना। लेकिन तभी अचानक से सोकोनियन अपना एक मार्बल को उसके पैर के पास फेंक देता है, जिस वजह से वो मार्बल कुछ ही देर में काफी बड़ा बन जाता है और बड़े होने की वजह से तो यहाँ पर किरिसाकी के वो सेंटर पॉइंट पे काफी जोर से लगा था और इसी वजह से वहाँ पर किरिसाकी वहाँ पर ही हार जाता है। और आगे फोर्थ मैच स्टार्ट होता है कोजी और अकीरा के बीच में, जहाँ पर मैच के स्टार्टिंग में अकीरा अपने हैंड कैनन को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ पर वो अपने कैनन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से आगे वो किरिसाकी के पास जाकर उसको हारने के लिए धमकाने की कोशिश करता है। और आगे जब भी वो अपना हैंड कैनन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर किरिसाकी को ऐसा लगता था कि अकीरा का पावर असल में हैंड कैनन है और ये एक्टिवेट होने के बाद तुरंत ही वो किरिसाकी के बाजू में अटैक कर देता है। और ये देखकर तो यहाँ पर ये रूम के सभी को पता चल गया था कि असल में अकीरा का पावर एक हैंड कैनन है, जिस वजह से आगे वो अपना ओपोनेंट के सामने भी अपना हैंड कैनन को इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन जब भी अकीरा कोजी के ऊपर अटैक करता है, कोजी जमीन पर टच कर वो उसका अटैक से काफी इजीली बच जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसका पावर ये था कि वो किसी भी चीज को टच कर ओपोनेंट का अटैक को वो आराम से नलीफाई कर सकता है। और ये देखकर अकीरा समझ जाता है कि कोजी को इसका इस्तेमाल करने के लिए ग्राउंड को टच कर रखना पड़ेगा और इसी वजह से आगे वो अपना जूता निकाल कर कोजी के ऊपर मारता है और इस वजह से तो उसका हाथ ग्राउंड से हट गया था, जिस चीज का फायदा उठाकर आगे अकीरा जल्दी से कोजी के पीछे आ जाता है, जहाँ पर वो उसके ऊपर सीधा अटैक करने वाला होता है, लेकिन इतने में कोजी वहाँ पर ही हार मान लेता है और इसी वजह से यहाँ पर अकीरा काफी इजीली से ये मैच को जीत जाता है। और यहाँ पर तो अब तक दोनों ही टीम ने 2-2 मैच जीते थे, तो इसका मतलब ये है कि जो भी ये 5th मैच जीतेगी वही टीम आगे जाकर ये राउंड का विजेता बनेगा। और आगे 5th मैच स्टार्ट होता है यूरी और ओगी के बीच में, और ये बंदा असल में वही बंदा था जो कि हमेशा यूरी को स्टॉक करता रहता था, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उसका पावर असल में ये है कि वो किसी भी चीज को टच कर उसका पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जब भी वो ओगी की शक्ल को देखता है, यहाँ पर यूरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो उस ओगी के कारण वो बिल्डिंग से नीचे गिरी थी, जिसके बाद वो इस जगह पर आकर फंस गया। और इसी वजह से आगे मैच स्टार्ट होते ही यूरी काफी गुस्से से उसको एक काफी जोरदार पंच मारती है और उसका ये पंच इतना ही ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है और यहाँ पर तो वो हार गया था। इसी वजह से 5th राउंड यूरी जीत जाती है और इसी वजह से यहाँ पर 2nd राउंड तो अकीरा और उसका टीम जीत गया था, जिस वजह से आगे नियॉन सभी लोगों को एक अलग रूम पर लेकर जाती है, क्योंकि यहाँ पर हार जाने वाला टीम को नियॉन पनिशमेंट देने वाला था और दूसरी साइड जीतने वाला टीम को वो प्राइज देने वाला था। और यहाँ पर तो जाते हुए अकीरा को ऐसा लग रहा था कि जो लोग राउंड पे हार गए हैं उन लोग का पनिशमेंट काफी ज्यादा खतरनाक होगा, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि नियॉन उन सबको खत्म कर देगा। लेकिन जब भी वो लोग उस रूम पर जाते हैं उन्हें पता चलता है हारने वाला टीम का पनिशमेंट ये था कि उन लोगों को काफी छोटा छोटा ड्रेस पहनकर विनिंग टीम को सर्व करना है। और ये देख करते यहाँ पर अकीरा काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन यहाँ पर वो क्या ही कर सकता है, इसी वजह से चुपचाप वो अपना खाना को खाने लग जाता है। और आगे खाना खत्म होने के बाद 3rd राउंड पे वो दोनों टीम को अलग अलग जगहों से लेकर जाया जाता है, जहाँ पर आगे चलकर उन सभी को अलग अलग रास्तों पर जाना पड़ता है, जहाँ पर अकीरा एक रूम के अंदर जाता है और वहाँ पर तो एक फोन था और आगे जब भी वो उस फोन को उठाता है स्पीकर से आवाज आने लग जाती है कि राउंड 3 के लिए उन लोग का सारा हथकड़िया खुला रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग काफी आराम से अपने पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और तभी देखते देखते उस जगह का दरवाजा भी ओपन हो जाता है और आगे जब भी अकीरा वो गेट से निकलता है वो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि यहाँ पर वो एक अलग ही जगह पर आ गया था जहाँ पर बस जंगल ही जंगल थे। और तभी अचानक से उस जगह पर एक अनाउंसमेंट होती है कि आधे घंटे के अंदर ब्लॉक 1 के सभी लोगों को जो कोई भी हराएगा उन सभी को 10
ज्वाइन दिया जाएगा। और इसी वजह से आगे अकीरा जल्दी से वहाँ से भागने लग जाता है अपना जान को बचाने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक साइटो नाम का बंदा आ जाता है और उसे देखकर तो यहाँ पर अकीरा भी उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन यहाँ पर तो साइटो असल में अकीरा से फाइट नहीं करना चाहता था और वो तो असल में यहाँ पर अकीरा को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन तभी उतने में उस यहाँ पर यूरी आ जाती है और यहाँ पर तो उसके पीछे रेड कपड़े पहने हुए काफी सारे बंदे पड़े हुए थे और यहाँ पर तो बहुत से बंदे फोर्सफुली यूरी को अपने ग्रुप में शामिल करवाना चाहते थे। और इसी वजह से आगे साइटो अपना पार का इस्तेमाल करके जल्दी से यूरी और अकीरा को यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर तो वो चारों में से एक के पास अकीरा की तरह हैंड कैनन का पावर था और ये देखकर आगे यूरी अकीरा से पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार इसके पास भी तुम्हारी तरह पावर क्यों है। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी को पता चल गया था कि अकीरा के पास भी उसके तरह हैंड कैनन की पावर है। और इसी वजह से आगे जब भी सामने वाला बंदा ये सोचता है कि अकीरा के पास भी हैंड कैनन का पावर है, जिस वजह से तो यहाँ पर अकीरा का हैंड कैनन का पावर एक्टिवेट हो गया था और आगे वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जब भी दोनों कैनन के अटैक एक दूसरे से टकराता है वहाँ पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है और इस चीज का फायदा उठाकर आगे वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और आगे जाकर साइटो उन दोनों को बताने लग जाता है कि ये जंगल पे असल में 3 ग्रुप है, रेड, ग्रीन और ब्लू। और जो लोग यूरी के पीछे पड़े हुए थे वो लोग असल में टीम रेड से है और उनके जो लीडर है वो काफी ज्यादा खूंखार गुंडे हैं। और उसका ये बात को सुनकर आगे अकीरा उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा लीडर से मिलना चाहता हूँ, जिस पर साइटो भी उसको अपने बेस पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि वहाँ के सभी लोग काफी खुशी खुशी अपने लाइफ जी रहे हैं। और आगे थोड़ी देर वहाँ पर इंतजार करने के बाद साइटो उन दोनों को अपने लीडर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि साइटो का लीडर का नाम असल में यूटो है, जहाँ पर यूटो उन दोनों को यहाँ पर स्वागत करता है। और आगे वो उन दोनों को थर्ड राउंड के रूल के बारे में बताने लग जाते हैं कि तुम इस राउंड पे मैनेजमेंट के दिया हुआ टास्क को पूरा कर थोड़ा सा कॉइन कमा सकते हो और ये कॉइन से आगे चलकर तुम काफी सारे सामान को परचेस कर सकते हो, जैसे कि खाना, पानी, मेडिसिन या फिर इंफॉर्मेशन। और स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पर आया था सभी लोग 10-10 के ग्रुप बनाते थे, क्योंकि उन सभी ग्रुप को मैनेज करना काफी ज्यादा आसान था। लेकिन एक टीम ऐसा था जो कि धीरे धीरे करके हमने मेंबर को बढ़ाता जा रहा था और पहले तो मैंने उन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो सभी टीम के मेंबर मासूम लोगों को बिना कुछ वजह के उन लोगों को किडनैप कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी टीम मेंबर नेक्स्ट राउंड पे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे, जहाँ पर उन लोग के सारे जरूरतें इस जगह पर पूरा हो रही थी अपना पार को यूज कर, जहाँ पर वो लोग काफी सारे कमजोर लोगों को किडनैप करते थे और आगे जाकर वो सभी लोग उन सभी लोगों से अपना टास्क को पूरा करवाते थे। और वो टीम और कोई नहीं बल्कि टीम रेड है और पॉइंट छीनना टीम रेड के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। और इसी वजह से बेफालतू का वो लोग कमजोर लोगों को मारने लगे और इसी वजह से मैंने फ्यूचर में जाकर एक टीम बनाई जो कि टीम ग्रीन है। और हम दोनों टीम के अलावा और एक टीम था जो कि था टीम ब्लू। और यहाँ पर टीम ब्लू तो बेफालतू का लफड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ता था, जहाँ पर वो सभी हमने काम से बस काम रखा करते थे, लेकिन लोग चाहे या फिर नहीं चाहे एक दिन ना एक दिन उन लोगों के साथ टीम रेड का फाइट होना ही था। और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे टीम पे ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि हमें काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। और उसका ये बात को सुनकर आगे यूरी तुरंत ही हाँ कह देती है, लेकिन दूसरी साइड तो अकीरा अभी भी हाँ भी नहीं कहा था और ना भी नहीं कहा था, जहाँ पर वो यूटो का पावर को चेक करने के लिए वो उसके पास जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर यूटो भी थोड़ी ना कम था, जहाँ पर वो अपना पावर को काफी इजीली से इस्तेमाल करके उसका अटैक से बच जाता है, जो देखने के बाद आके अकीरा उनसे माफी मांगता है और उनका टीम को ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाता है। और तभी अचानक से उस जगह पर मोमो को आती है, जो कि यूटो को बाकी के आए हुए टीम मेंबर के बारे में बताती है। और दूसरे हम लोग रिन को देखते हैं जो कि टीम रेड को ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो उनके लीडर हाजिमे के साथ बैठी हुई थी। और तभी अचानक से उन लोगों के पास वही 4 बंदे आते हैं, जहाँ पर वो अपने बॉस को अकीरा और यूरी के बारे में बताते हैं। वो लोग कहते हैं कि आखिरकार कैसे उन दोनों ने उन लोगों को चकमा देकर यहाँ से भाग गए। और ये सुनकर तो यहाँ पर हाजिमे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो उन चारों में से एक के सिर के ऊपर अपना बोतल को फोड़ देता है। और दूसरा टीम रेड का दूसरा बॉस मासाया अकीरा के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। और दूसरा हम लोग अकीरा को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में टीम ग्रीन का बेस काफी ज्यादा छोटा है और इसी वजह से रूम का कमियां होने के कारण आगे अकीरा और यूरी को एक ही रूम शेयर करना पड़ता है।
है, जहाँ पर अकीरा यूरी को अपना असली पहाड़ के बारे में सारा कुछ बता देता है। और यहाँ पर अकीरा उसको सारा कुछ सच इसलिए बता दिया था क्योंकि वो धीरे धीरे करके यूरी को भरोसा करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन तभी अचानक से अकीरा को नेक्स्ट क्वेस्ट के लिए नियोन एक वीडियो मैसेज भेजता है, लेकिन दूसरे साइड तो टीम ब्लू को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पर हमें पता चलता है कि किरिसाकी असल में टीम ब्लू को ज्वाइन किया है। और अगले दिन टीम ग्रीन क्वेस्ट के लोकेशन पर पहुंच जाती है और उनके पहुंचने के बाद तुरंत ही नियोन क्वेस्ट को स्टार्ट कर देती है। और इस वजह से तो उस जगह पर काफी सारे ज़ॉम्बी आ गए थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हर एक ज़ॉम्बी को मारने के बदले में उन लोगों को 30 पॉइंट मिलने वाले थे। और इसी के साथ साथ उन लोगों को प्लेयर के ऊपर अटैक करना मना था, और अगर कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर के ऊपर अटैक करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और आगे जब भी ये कोई स्टार्ट होती है, टीम ग्रीन अपना फुल पावर के साथ एक एक करके सभी ज़ॉम्बी को खत्म करने लग जाते हैं। और उन लोगों का ये फाइट तो दूर से टीम रेड का लीडर देख रहे थे, और ये देखकर टीम ग्रीन अपना पावर को छुपाने के लिए जल्दी से हमने बेस पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से मसाया अपने पावर के मदद से उन लोग को स्लेब बना देता है, जहाँ पर वो सीधा उन सभी टीम मेंबर को ज़ॉम्बीज के बीच में फेंक देता है। और इस वजह से तो धीरे धीरे करके सभी ज़ॉम्बीज उन लोग को खत्म कर रहे थे। और सभी ज़ॉम्बीज को ऐसा करते हुए देखकर आगे अकीरा और यूरी उन सभी लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अचानक से उतने में ही नियोन एक बॉस मॉन्स्टर को समन कर देती है, और वो बॉस मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा खतरनाक था, जहाँ पर वो एक एक करके सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। और वो बॉस मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देखकर आगे यूटो वो बॉस मॉन्स्टर के सामने जाकर धीरे धीरे करके उसका सारा पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। और सारा पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद आगे वो उसी के पावर को उसके ऊपर यूज कर देता है। और इस वजह से तो वो बॉस ज़ॉम्बी वहाँ पर ही खत्म हो गया था। और उसका इतना खतरनाक पावर को देखकर यहाँ पर सभी तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी यूटो के ये अटैक के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी इतने में वो बॉस ज़ॉम्बी दोबारा से खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो कुछ ही देर के अंदर अपना पूरा बॉडी को हील कर देता है। और ये देखकर आगे यूटो वो बॉस ज़ॉम्बी को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, जो करते करते आगे वो सभी को यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर तो यूरी जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जहाँ पर वो उसके सामने खड़ी हो जाती है उसका मदद करने के लिए। और ये देखकर आगे अकीरा भी उस जगह पर आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ वो बॉस मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगते हैं। और यहाँ पर तो अकीरा टीम रेड के लीडर के सामने अपना असली पावर को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, और इसी वजह से आगे वो ज़ॉम्बी को अपने पीछे पीछे कोने में लेकर जाता है। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि टीम रेड का लीडर उन लोग को देख ना पाए। और आगे वो ज़ॉम्बी तुरंत ही अकीरा के ऊपर काफी खतरनाक एक अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी उसी टाइम पे अकीरा के प्लान के अकॉर्डिंग दुएसा यूरी अपने मन में सोचने लग जाती है कि असल में अकीरा के पावर फोर्स फील्ड है, और इसी वजह से आगे अकीरा उसके अटैक से काफी इजीली बच जाता है। और इस चीज का फायदा उठाकर आगे वो अपना हैंड कैनन का इस्तेमाल करके वो जल्दी से वो ज़ॉम्बी के कालों के अंदर एक शूट करता है। और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो ज़ॉम्बी वहाँ पर ही गिर जाता है। लेकिन तभी अचानक से कुछ ही देर में वो ज़ॉम्बी दोबारा खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे पीछे से हाजी में आकर वो ज़ॉम्बी का गर्दन धड़ से अलग कर देता है। और वो ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अकीरा और यूरी को पास से देखना चाहता था, जहाँ पर वो उन दोनों को काफी नजदीक से देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। और ये देखकर तो यहाँ पर यूरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी, जिस वजह से वो सीधा हाजिमे के ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर आगे हाजिमे भी उसके अटैक को काफी इजीली रोक देता है, जहाँ पर वो अकेला है अकीरा और यूरी से फाइट करने का चैलेंज देता है। लेकिन तभी इतने में नियोन ग्राउंड पे एक शूट कर उन तीनों को रोक देती है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही टीम काफी ज्यादा गुस्से में थे, और इसी वजह से आगे नियोन उन दोनों को ये ऑफर देती है कि चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं, जहाँ पर दोनों टीम के सभी मेंबर को ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर सभी प्लेयर को अपने ओपोनेंट का फोन को चुरा कर उनका डाटा को अपने फोन के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जो भी ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा उसको थोड़ा बहुत कॉइन दिया जाएगा, और जो बंदा ऐसा नहीं कर पाएगा उसको गेम से आउट कर दिया जाएगा। लेकिन ये गेम जीतने के लिए दोनों ही टीम को अपोजिट टीम के लीडर को ढूंढना होगा, जहाँ पर उसके फोन का डाटा अपने अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अगर तुम लोग चाहो तो मैं भी तुम लोग का मदद कर सकता हूँ, जहाँ पर तुम सभी के सभी मुझे थोड़ा सा पॉइंट देकर मैं ओपोनेंट टीम का किसी भी प्लेयर को हथकड़ियाँ पहना सकता हूँ, जिस वजह से वो वहाँ पर अपना पावर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और सारा रूल को सुनकर यहाँ पर रेड टीम ये गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन गेम खेलने से पहले उनका लीडर का भी एक शर्त था कि हारने वाले टीम के सभी मेंबर को मरना होगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे यूटो साफ साफ ये गेम खेलने के लिए मना कर देता है, जो देखकर आगे नियोन उसको धमकियां देने लग जाती है कि अगर तुम गेम नहीं खेलोगे तो अटैक करने की वजह से मुझे यूरो को पनिशमेंट देनी पड़ेगी। और उसका ये बात को सुनकर आगे यूटो को ना चाहते हुए भी ये गेम खेलना ही पड़ता है, जहाँ पर नियोन उन लोगों को गेम की तैयारी करने के लिए 7 दिन देती है। और आगे यूरी और अकीरा यूटो को टीम ग्रीन के बेस के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर यूटो अपना मलम पट्टी करने के बाद अकीरा को अपने रूम पर लेकर जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूटो उसका असली पावर के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर उसको पूरा भरोसा था कि उस टाइम पे अकीरा
अकीरा यूटोका वो अटैक से बच नहीं सकता था। और उसका ये बात को सुनकर आगे अकीरा उसको साफ साफ मना कर देता है अपना पहाड़ को बताने के लिए, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि कुछ भी हो जाए मैं टीम ग्रीन को जीता कर ही रहूंगा। और आगे कोमागिरी एक बच्ची के साथ टीम ग्रीन के बेस पर पहुंचता है और यहाँ पर कोमागिरी की बॉडी और शरीर को देखकर यहाँ पर तो टीम ग्रीन के सभी मेंबर काफी ज्यादा डर गए थे। लेकिन जब उन लोगों को पता चलता है कि कोमागिरी असल में अकीरा का दोस्त है, ये सुनने के बाद आगे सभी के सभी उससे से ही बिहेव करते हैं। यहाँ पर वो यूटो को अपने टीम पे आने के लिए इन्वाइट करता है और तभी अचानक से नियॉन गेम के बारे में अनाउंसमेंट करती है। और ये सुनकर तो यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा निराश हो गए थे। लेकिन तभी अचानक से यूटो सभी को मोटिवेट करते हुए कहने लग जाता है कि हम लोग को ये चांस एक मौके की तरह देखना चाहिए टीम रेड से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। लेकिन आगे जब भी अकीरा अपने रूम पर जा रहा होता है, इतने में उस जगह पर रिंगो उसको रोक लेती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारी असली पावर के बारे में बिल्कुल पता है। क्योंकि यहाँ पर रिंगो का पावर ये था कि वो किसी का भी पावर को देखकर उसका पावर को इस्तेमाल कर सकती थी। और उसका ये बात को सुनकर आगे तुरंत ही अकीरा उसको अपने रूम पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है तो क्या इसका मतलब तुमको टीम रेड के सभी प्लेयर के पावर के बारे में पता है, जिस पर वो हाँ कहती है। और आगे थोड़ा सा बातचीत करने के बाद रिंगो वहाँ से जल्दी से चली जाती है। लेकिन तभी उसको अकीरा के रूम से जाते हुए यूरी देख लेती है। इस वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, जहाँ पर वो अपने रूम पर लेटे लेटे अकीरा और रिंगो के बारे में सोच रही होती है। लेकिन तभी इतने में अकीरा उसके पास आकर उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग आज यहाँ पर टीम ब्लू से मिलने वाले थे। और तभी हम लोग टीम रेड का एक बंदा जिसका नाम ताचिवाना है, वो टीम ग्रीन की कैद पे छूटकर जल्दी से टीम रेड के पास आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको हमने टीम को कुछ जानकारी देना था। और दूसरे हम लोग बेस के अंदर का सीन को देखते हैं, जहाँ पर कुछ पुराने मेंबर उसके टीम को ज्वाइन करने के लिए आए थे। और उसमें से तो एक लड़की का नाम लिमका था और वो आकर रिन से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और दूसरे हम लोग कामुयो नाम का एक बुढ़ा को देखते हैं जो कि एक स्केटर था। और दूसरे हम लोग तीसरे बंदे को देखते हैं जो कि पैटिस के नाम पर काफी सारे बंदे को वहाँ पर ही खत्म कर देता है, जहाँ पर हमें उसका नाम पता चलता है जिसका नाम रेनरू है। अरे इसका फेस को देखकर तो मुझे वो टिकटॉक वाला जोकर का फेस याद आ गया। और तभी इतने में ताचिबा नाम ने बेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो सबको बताने लग जाता है कि जो टीम ब्लू में मेरा जासूस है वो मुझे भागने में यहाँ पर मदद करी। जहाँ पर उसने मुझे ये भी बताया था कि उसने अकीरा और वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर का फाइट को साफ साफ देखा था, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी ने अकीरा को मारा तो था, लेकिन इसके बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं हुआ। और उसका ये बात को सुनने के बाद आशा हजीमे के पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि हमने जो गेस किया था वो बिल्कुल सही था। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अकीरा के पावर कोई हैंड कैनन नहीं है बल्कि और कुछ है। और दूसरे हम लोग अकीरा को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर अपना डिफरेंट अटैक को यूज कर रहा होता है। और वो ये सारा कुछ करते करते अकीरा ट्रांसफॉर्म होना चाहता था। इसी वजह से आगे वो यूरी से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम ये सोचो कि मेरा पावर असल में ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन उस टाइम पे तो अभी भी वो अकीरा और रिंगो के बारे में सोचे जा रहा था। और इसी वजह से आगे वो गलती से ये सोच लेती है कि असल में अकीरा के पास रिंगो में बदलने की पावर है। और इसी वजह से आगे अकीरा तुरंत ही रिंगो में बदल जाता है। और ये देखकर तो यहाँ पर अकीरा को समझ आ गया था कि रिंगो के मन में अकीरा को लेकर कुछ सवाल है। और इसी वजह से आगे अकीरा उसको बताने लग जाता है कि असल में रिंगो को भी मेरे असली पावर के बारे में सारा कुछ पता है। और मैं तुमको ये नहीं बता सकता कि आखिरकार उसको ये पता कैसे चला, लेकिन उसको पता है। और इसी के साथ साथ वो हमारे साथ काम भी करना चाहता है। और आगे अकीरा और यूरी टीम ब्लू से मिलने के लिए जाते हैं। और वो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि आने वाले मैच पे उन लोगों को कुछ लोग चाहिए था। और इसी वजह से अकीरा टीम ब्लू के लीडर के पास गया था उससे कुछ लोग मांगने के लिए, ताकि आने वाले मैच पे वो लोग टीम रेड से काफी इजीली जीत सके। लेकिन तभी अचानक से टीम ब्लू का लीडर उन लोग का मदद करने के लिए साफ साफ मना कर देती है। और उसका ये बात को सुनकर आगे अकीरा भी उसको अपना पॉइंट का लालच देने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी आगे ओमोटो इसके लिए मना कर देती है। और आगे कुछ देर सोचने के बाद ओमोटो उसको एक ऑफर देती है कि ठीक है, मैं अपने टीम से कुछ आदमी को तुम्हारे टीम पे भेज दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे ये लड़की चाहिए। और वो तो असल में यहाँ पर यूरी का बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर ओमोटो को यूरी काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। लेकिन दूसरा अकीरा भी यूरी को थोड़ी ना देने वाला था, वो उसको साफ साफ मना कर देता है। जहाँ पर वो ये कहकर ही आगे वो ओमोटो को भी एक ऑफर देता है कि अगर तुम नेक्स्ट गेम पे पार्टिसिपेट करोगे और उस टाइम पे तुम मेरा बात को भी मानोगे तो मैं यूरी तुम्हें दे दूंगा। लेकिन दूसरा तो टीम ब्लू को ये ऑफर पसंद नहीं आया था, जिस वजह से आगे वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और आगे उनके जाने के बाद किरिसाकी अकीरा और यूरी से मिलता है, जहाँ पर किरिसाकी अकीरा से कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारा कुछ हिस्सा बराबर करना है, इसी वजह से मैं नेक्स्ट गेम टीम रेड के साइड से ही खेलूंगा। लेकिन दूसरी साइड तो अकीरा था सख्त लौंडा, जहाँ पर वो उसको गुड लक कहकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गेम स्टार्ट होने से पहले वो लोग काफी टेस्टी खाना खाते हैं, जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि अगर वो लोग कल हार गए तो उन लोग को मरना होगा।
होगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नियॉन सभी को गेम का रोल बता रही होती है कि सभी को अपने ओपोनेंट टीम के फोन छीनने होंगे और जो भी लोग ये कर पाएंगे इसके बदले में उन लोग को 1 पॉइंट दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ ये जंगल के अंदर 5 टावर भी है और जो कोई भी ये टावर को कब्जा करेंगे उन लोग को डायरेक्ट 10 पॉइंट दिया जाएगा और तुम लोग ये सारे पॉइंट को इकट्ठा कर मेरे से कुछ भी मांग सकते हो, जैसे कि अनाउंसमेंट के लिए 1 पॉइंट, किसी को ढूंढने के लिए 10 पॉइंट, नहीं तो किसी के पार को सील करने के लिए डायरेक्ट 50 पॉइंट और किसी भी टीम को जीतने के लिए सामने वाले टीम का लीडर का फोन को छीनना पड़ेगा। और आगे सारा रूल बताने के बाद डायरेक्ट गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर गेम स्टार्ट होते ही टीम ब्लू के सभी मेंबर टावर को कब्जा करने के लिए काफी जल्दी भागने लग जाते हैं, जहाँ पर टीम ब्लू के एक मेंबर पहले टावर को कब्जा कर लिया था। लेकिन जब भी आगे वो लोग दूसरे टावर को कब्जा करने के लिए जाते हैं तभी अचानक से उस जगह पर हजीमे आ जाता है, जो कि काफी गुस्से से सभी को ऊपर बार अटैक करने लग जाता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे आसुका भी उसको रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, जहाँ पर वो अपना ग्रेविटी की मदद से अपना शॉट को बाहर निकाल कर उसके ऊपर अटैक कर देती है। और इस वजह से तो एक पल के लिए हाजिमे पूरा ही रुक गया था, लेकिन यहाँ पर हाजिमे भी थोड़े ना कम था, वो उसका शॉट को काफी इजीली तोड़कर सीधा उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरती है। और दूर से हम लोग साइटो और कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आसुका के मदद करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में उन लोग को टीम रेड का वही बुढ़ा मिलता है। और यहाँ पर तो उसका पावर ये था कि वो आसपास के कुछ भी चीजों का केमिकल को चेंज कर सकता है और इसी वजह से आगे वो रास्ते पे एक पेड़ गिराकर उन लोग को रोक देता है। और ये कर आगे वो टीम ब्लू के एक मेंबर को पकड़कर एक ही झटके में वो उसको एक लकड़ी में बदल देता है। और दूसरा हम लोग रेनका को देखते हैं जो कि किसी भी बेजान चीजों को कंट्रोल कर सकती है, जहाँ पर वो अपने पावर का इस्तेमाल करके टीम ब्लू के हर एक मेंबर को मार रही होती है। और दूसरा हम लोग रिंडो को देखते हैं जो कि अपना शॉट के मदद से एक करके सबको खत्म करे जा रहा था। और तभी हम लोग टीम रेड का युकी को देखते हैं जो कि कोमागिरी का हाथ को काट देता है। और दूसरा हम लोग अकीरा को देखते हैं जिसके सामने अचानक से रीन आ जाती है, जहाँ पर वो आकर ही जल्दी से अकीरा से एक डील करती है, लेकिन आगे अकीरा के जाते ही तभी अचानक से रीन किसी को कॉल करती है, जहाँ पर वो जल्दी से उसको अकीरा के सारा कोई लोकेशन बता देती है। और दूसरा हम लोग हाजिम को देखते हैं जो कि एक करके टीम रीन के सभी लोगों को काफी ज्यादा पीटा था और आगे वो सभी लोगों को खत्म करने के बाद बाकी लोगों का आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मासाया ने उन सभी लोगों को रोकने का पहले से इंतजाम करके रखा था। और ये जानने के बाद तो यहाँ पर हाजिमे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जहाँ पर वो सीधा आसुका को मारने वाला होता है, लेकिन ठीक टाइम पे उस जगह पर यूरी आ जाती है। और यहाँ पर तो वो आसुका का जान बचा लिया था, लेकिन उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखकर तो यहाँ पर यूरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी, जिस वजह से वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पर हमें पता ही है कि आखिरकार यूरी का पावर क्या है, जिस वजह से आगे वो हाजिमे को पीटते पीटते उसको नीचे गिरा देती है। और दूसरा टीम ग्रीन ने हमने टीम का एक स्पाई को पकड़ लिया था और यहाँ पर तो रिन को उससे बातचीत कर इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी, लेकिन आगे जब भी रिन को उसके लिए पानी लेने के लिए जाती है वो आकर देखता है कि पहले ही कोई उसको खत्म कर दिया है और उसका खून करने वाला और कोई नहीं बल्कि मोमो को था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मोमो को ही असल में टीम रेड के असली जासूस है। और दूसरा हम लोग अकीरा को देखते हैं जिसको कि जंगल पे किरिसाकी मिलता है, जहाँ पर वो अकीरा को देखते ही सीधा वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर आगे अकीरा भी जल्दी से एक पेड़ के पास आ जाता है उससे बचने के लिए, लेकिन तभी अचानक से वो पेड़ के अंदर से वो जोकर बाहर निकलता है, जहाँ पर वो सीधा अकीरा को अपने पॉइंट पर ले लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जोकर का पावर भी सेम किरिसाकी की तरह है, जहाँ पर वो किरिसाकी की तरह किसी भी डंडे से अपना शॉट को बना सकता है और किसी भी चीज को एक ही झटके में काट सकता है। और यहाँ पर तो वो जोकर वाला बंदा अकीरा को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर किरिसाकी आकर उसको रोक देता है, जो देखकर आगे वो जोकर वाला बंदा उससे कहने लग जाता है कि अकीरा के बाद नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है और तुम भी अकीरा की तरह मरने वाले हो। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर किरिसाकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करता है कि वो अकीरा से लड़ने के बजाय उसका साथ काम करेगा। और तभी हमें पता चलता है कि ये सारी कुछ चीजें असल में अकीरा का प्लान था, क्योंकि जब अकीरा ने जंगल पे रिन से मिला था वो उसके साथ एक डील किया था कि वो अपने टीम को फोन कर अकीरा का लोकेशन उसको बताए, और दूसरा अकीरा खुद किरिसाकी को कॉल कर अपना लोकेशन बताई थी, क्योंकि यहाँ पर उसको पहले से ही पता था कि जब किरिसाकी के सामने उससे फाइट होगी जो कोई भी उसे रोकेगा वो ईगो में आकर वो उसका ही साथ देने लग जाएगा। ये देखकर आगे रिंडो सीधा अकीरा और किरिसाकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर तो वो दोनों रिंडो के अटैक से काफी इजीली बच गए थे, लेकिन उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से पीछे वाला 3 पैर कट जाते हैं। और उसका इतना खतरनाक पावर को देखकर तो यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा डर गए थे, जिस वजह से आगे वो दोनों एक जंगल के अंदर छुप जाते हैं, जहाँ पर किरिसाकी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन दोनों का पावर बिल्कुल सेम है, क्योंकि रिंडो के पास जो स्लैश अटैक है वो किरिसाकी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिस पर अकीरा कहता है कि प्लीज तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम दोनों का पावर बिल्कुल सेम है, क्योंकि मेरे टीम पे एक लड़की है जो कि टीम रेड का सभी
का पावर काफी पहले से ही जानता है और यहाँ पर रिंडो जो भी अटैक कर रहा था वो अपना तलवार से बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे तुमने मेरे ऊपर अटैक करने के टाइम पे डैमेज दिया था उसी तरीके का सेम डैमेज रिंगो के अटैक से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे किरिसाकी को भी सारा कुछ समझ आ जाता है, जिस वजह से वो जल्दी से उसके साथ एक प्लान बनाता है जहाँ पर किरिसाकी सीधा रिंडो के पास जाकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन दूसरा रिंडो भी थोड़ी ना कम था, वो काफी इजीली उसका अटैक को रोक देता है, जहाँ पर वो ये कड़कड़ी आगे वो किरिसाकी के ऊपर अटैक करके उसको जमीन पर गिरा देता है। और तभी इतने में अकीरा एक पेड़ के पीछे से रिंडो के ऊपर एक कैनन से अटैक करता है और अकीरा का ये अटैक तो यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन इसके बावजूद भी रिंडो उसका अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी इतने में किरिसाकी हमने छोटे छोटे कुछ वेपन का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर तो उसका ये अटैक रिंडो को भी लग गया था, जिस वजह से वो यहाँ पर ही मारा जाता है। और दूसरे हम लोग रेनका को देखते हैं जो कि हमने पावर का इस्तेमाल करके टीम ग्रीन का काफी सारे लोगों को खत्म कर दिया था। लेकिन तभी उन्हीं घायल लोगों में से एक लड़की जिसका नाम मैरी है वो अपने पपेट का इस्तेमाल करके सीधा वो रिनका की गर्दन को दूसरे साइड मोड़ देती है और यहाँ पर तो रिनका मर गई थी, जिस वजह से आगे वो भी वहाँ पर ही मारी जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद रिनका वापस से खड़ी होती है, जहाँ पर वो अपने मुंडी को सही करने के बाद एक चाकू से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। लेकिन उड़ने में उस जगह पर रीन आ जाती है जो कि रेनका को अपना मुंडी सीधा करते हुए देख लिया था और इसी वजह से आगे रिनका अपना पार को सीक्रेट रखने के लिए वो सीधा रिन के ऊपर अटैक कर देती है और उसका ये अटैक की वजह से तो यहाँ पर रिन का हाथ से काफी ज्यादा खून निकल गया था। लेकिन यहाँ पर रिन भी थोड़ी ना कम था, वो जल्दी से अपना खून को उसके ऊपर छिड़क देती है और आगे कुछ ही देर में वो खून देखते देखते खंजर में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिन का असली पावर ये है कि वो अपनी खून के मदद से कुछ भी टॉर्चर डिवाइस को बना सकती है। लेकिन यहाँ पर रिनका के बॉडी में इतना सारा चाकू घुसने के बावजूद भी यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं हुआ था और इसी वजह से आगे वो रिनका को एक पेड़ में बात कर जल्दी से एक बॉक्स के पास जाती है, क्योंकि यहाँ पर रिनका ये बॉक्स को हमेशा ही अपने साथ रखा करती थी, जहाँ पर वो अपना हाथ को एक तलवार में बदल कर वो चीज के अंदर घुसा देती है और इसी वजह से तो वो बॉक्स के अंदर वो आदमी मारा गया था, जिस वजह से आगे रिनका भी कुछ ही देर में हलचल करना बंद कर देती है, क्योंकि रिनका असल में ये बंदा था जो कि उसको कंट्रोल करे जा रहा था। और दूसरा हम लोग यूकी को देखते हैं जो कि कुमागिरी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर यूकी पूरे जंगल में अमना वार के मदद से जाल बिछा कर रखा था और आगे जब भी कुमागिरी उसके जाल पर फंसता है अचानक से उसका पैर वहाँ पर ही कट जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कुमागिरी बिल्कुल भी हार नहीं माना था, क्योंकि यहाँ पर उसको पहले से पता था अगर वो यूकी को यहाँ से जाने देगा तो वो अपने पार के मदद से एक ही झटके में टीम ग्रीन के काफी सारे प्लेयर को वहाँ पर ही खत्म कर देगा। लेकिन यहाँ पर कुमागिरी भी कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका पावर काफी ज्यादा ही पावरफुल था और आगे यूकी कुमागिरी का खेल खत्म करने के लिए अपना वायर उसके गले में डाल देता है। लेकिन जब भी वो ऐसा करने वाला होता है अचानक से उस जगह पर हाड़ी का आकार उसको नीचे गिरा देती है और इस वजह से तो यहाँ पर यूकी का हाथ से वो स्ट्रिंग वायर छूट गया था और इस वजह से तो यहाँ पर यूकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से आगे वो अपने जेब से एक चाकू को निकाल कर हारिका के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर कुमागिरी आकर उसको बचा लेता है और तभी अचानक से कुमागिरी को उसका फ्लैशबैक याद आने लग जाता है, जहाँ पर उसका भाई एक रेसलर था जो देखकर कुमागिरी भी एक रेसलर बनना चाहता था। लेकिन एक दिन सड़क पे उन दोनों का एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से कुमागिरी का जान बचाने के लिए उसका बड़ा भाई अपना दिल उसको दे दिया था और इसी वजह से आगे वो कुमागिरी ने ये डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए वो अपने बड़े भाई की तरह सभी का मदद करेगा और इसी वजह से आगे वो पहली बार अपना 2 सेकंड वाला पावर का इस्तेमाल करता है और इस वजह से तो उसका बॉडी पे अचानक से एक बड़ा सा आर्मर आ गया था और इस वजह से तो यहाँ पर यूकी का कोई भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था, जिसका फायदा उठाकर आगे कुमागिरी 2 सेकंड में ही उसको उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है और इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करता है कि कुछ ही हो जाए अब वो अपना पावर को नहीं रोकेगा। और दूसरे हम लोग अकीरा को देखते हैं जो कि रिंडो का शॉट को चेक कर रहा होता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसका कवर के अंदर तो एक लकड़ी था और ये देखकर तो यहाँ पर किरिसाकी को भी सारा कुछ समझ आ गया था, जहाँ पर वो उसको बताने लग जाता है कि कैसे रिंडो कवर के अंदर का ये लकड़ी को और इसी के साथ साथ वो अपना शॉट का इस्तेमाल करके ये स्लैश अटैक को करे जा रहा था और आगे अकीरा ये तलवार को लेकर सीधा साइटो के पास चला जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि टीम रेड के काबुया ने उसका काफी बुरा हाल कर दिया था और उसका ये बुरा हाल को देखकर आगे वो साइटो से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम आसुका के पास जाओ, क्योंकि मुझे जितना दूर पता है यूरी हवी हाजिमा से लड़ रहा होगा और इसी वजह से तुमको खुद ही जाकर हाजिमा का जान बचाना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे साइटो जल्दी से वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही आगे अकीरा कामुई के ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है, जो देखकर दूसरा कामुई काफी इजीली से वो पत्थर को राख में बदल देता है और ये देखकर तो यहाँ पर अकीरा को कामुई के पहाड़ के बारे में सब कुछ पता चल गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि कहीं तुम्हारा पहाड़ वो केमिकल चेंज करने वाला तो नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर आगे कामुई थोड़ा सा हंसते हुए उससे कहने लग जाता है कि मुझे
मुझे पता है कि तुम कैनन का पावर का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पता है कि ये तुम्हारा असली एबिलिटी नहीं है। और इसी के साथ साथ तुमने मेरे ऊपर पत्थर फेंका क्योंकि तुम्हें पहले से पता था कि अभी तुम्हारा कैनन का पावर एक्टिवेट नहीं होगा। और इसी वजह से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारा असली पावर क्या है। ये कहते कहते आगे वो अकीरा के पास जाने लग जाता है, जो देखकर अकीरा डरने का नाटक करते हुए एक पेड़ के पास चला जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से वो पेड़ के पीछे से रिंडो का तलवार बाहर निकालता है। और ये देखकर तो यहाँ पर कामुई काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि यहाँ पर टीम रेड का सभी लोगों को पता था कि अकीरा एक से ज्यादा एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। और इसी वजह से यहाँ पर उसको ऐसा लगने लग जाता है कि अकीरा का असली पावर ये है कि वो किसी का भी पावर को कॉपी कर सकता है। और इसी वजह से उसको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद वो रिंगो का पावर को कॉपी कर लिया होगा, क्योंकि उसने जिस हिसाब से वो पेड़ के पीछे से वो तलवार को निकाला है, ये चीज रिंडो के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। और ये देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि यहाँ पर रिंडो का वो स्लैश वाला अटैक कामुई बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। और आगे इतने में अकीरा रिंडो के वो शॉट के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से आगे वो उस जगह पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जहाँ पर कामुई मरने से पहले अकीरा से उसका असली पावर पूछता है, जिस पर वो बताने लग जाता है कि तुम लोगों को पता है कि मेरा असली पावर कैनन नहीं है, और असल में ये चीज बताने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही था, क्योंकि जिस ताकामिची ने रेड टीम के पास जाकर अकीरा के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था वो और कोई नहीं बल्कि अकीरा ही था, जो कि यूरी के मदद से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर उन लोग के पास किया था। और आगे अकीरा उसको अपना प्लान बताने लग जाता है कि असल में ज़ॉम्बी के फाइट के दौरान मैंने सभी को ये दिखाया था कि असल में मेरा असली पावर हैंड कैनन है, लेकिन उसी टाइम पे मैंने लोगों के दिल में एक शक भी डाल दिया था कि उसका असली पावर हैंड कैनन नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को यूज कर सकता है। और इसी वजह से दूसरा रेड टीम के सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। और दूसरा हम लोग रिनको को देखते हैं, और यहाँ पर रिनको की मौत के बाद तो यहाँ पर उसको मोमो के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन अब तो काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि दूसरा मोमो तो यूटो को एक जंगल पे लेकर गया था, जहाँ पर वो सीधा अपने हैंड कैनन के मदद से यूटो के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर यूटो भी थोड़ी ना कम था, वो उसके अटैक से काफी इजीली बच जाता है, क्योंकि काफी पहले से उसको भी मोमो के ऊपर शक था। और इसी वजह से आगे यूटो मोमो से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने हमें धोखा क्यों दिया, जिस पर वो बताने लगती है कि असल में हाजिमे और मसाया असल में मेरा ही बेटे हैं। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन तभी अचानक से मोमो को एक छोटी सी बच्ची के ऊपर अपना हैंड कैनन टांगती हुए सच से कहने लगती है कि जल्दी से यूटो तुम ये गेम से गिव अप कर लो, और अगर तुम ये गेम पे नहीं रहोगे तो सारा कुछ दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे यूटो भी अपना जान बचाने के लिए गिव अप कर देता है। और उसका ऐसा करते हुए देखकर आगे मोमो को भी जल्दी से वो बच्चे को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो मसाया को कॉल करके उससे कहने लगती है कि मैंने अपना काम कर दिया है, इसी वजह से रेड टीम की जीत हुई। लेकिन तभी अचानक से रिनको भी उसका पीछा करती है उसके पास आ जाती है, और वो तो यहाँ पर वो बच्चे का जान बचाने के लिए आई थी। और दूसरा हम लोग मसाया को देखते हैं, जो कि जल्दी से नियोन को कॉल करता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि फाइनली हमने ये मैच को जीत लिया, और इसी वजह से ब्लू टीम के सभी मेंबर को मरना होगा। जिस पर नियोन बताने लग जाती है कि तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत है, और मैं तुमको बता दूं कि अभी तक टीम ग्रीन का लीडर हारा नहीं है, क्योंकि टीम ग्रीन का लीडर और कोई नहीं बल्कि हमारा अकीरा था। और ये बात को सुनने के बाद तो दुएसन मोमो को भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो पागलों की तरह बार बार रिनको के ऊपर अटैक करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर वो भी जानना चाहती थी कि आखिरकार टीम ग्रीन का मेन लीडर कौन है। और उसका अटैक करता हुआ देखकर आगे रिनको जल्दी से जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लगता था कि उसका पावर असल में यूजलेस है। लेकिन तभी अचानक से उसको अकीरा का कही हुई एक बात याद आती है, जहाँ पर अकीरा ने उससे ये कहा था कि तुमको एक बार अपना पावर का इस्तेमाल करके देखना चाहिए, और तुम जैसे सोचते हो कि तुम्हारा पावर इतना ज्यादा कमजोर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर रिनको काफी ज्यादा मोटिवेट हो गई थी, जहाँ पर वो पहली बार अपने पावर के मदद से मोमोको का पावर को कॉपी करती है। लेकिन जब भी वो उसके ऊपर अटैक करती है वो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक ही अटैक में 10 कैनन को एक साथ इस्तेमाल कर सकती थी। और ये देखकर तो दूसरा मोमो को भी काफी ज्यादा डर गई थी, और इसी वजह से आगे मोमो को वो बच्ची का सेफ्टी के लिए उसको साइड में लेटा देती है। ये कर आगे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो रिनको थोड़ी ना कम था, जहाँ पर वो मोमोको को चकमा देकर जल्दी से वो उस बच्चे का जान को बचा लेती है। और ये कर आगे वो जल्दी से मोमोको को पॉइंट करते हुए उसको गिव अप करने के लिए कहती है, और यहाँ पर मोमो को भी क्या ही कर सकता था, इसी वजह से आगे वो गिव अप कर देती है। लेकिन आगे जब भी रिनको वो बच्ची को लेकर वहाँ से जाने वाली थी, अचानक से मोमो को एक बड़ा सा पत्थर को लेकर जल्दी से उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी हम लोग रिनको को देखते हैं, जो कि हमने फोन के मदद से उसको ये अटैक करते हुए देख लिया था, और इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपने हैंड कैनन के मदद से पहाड़ के ऊपर शूट कर देती है। और उसका
उसका ये अटैक की वजह से तो यहाँ पर सारा पत्थर टूट गया था, जिस वजह से आगे वो सारा पत्थर मोमोको के ऊपर गिर जाती है। और दूसरी साइड यूरी की मदद के लिए उस जगह पर कोमागिरी और किरिसाकी पहुंच जाते हैं। और दूसरी साइड हम लोग मसाया को देखते हैं, जिसके सामने अचानक से अकीरा आ जाता है और उसको यहाँ पर देखकर तो आगे अकीरा हमने हैंड कैनन की मदद से उसके ऊपर शूट करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से जंगल से काफी सारे लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ पर वो ये देखता है कि मसाया के ऑर्डर की वजह से सभी लोग तो अकीरा के ऊपर अटैक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मसाया के ऊपर एक ऐसा पार था कि किसी भी लोगों के ऊपर हमने एक छोटा सा एहसान कर उसको गुलाम बना लेना। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अकीरा काफी ज्यादा डर गया था, और इसी वजह से आगे वो मसाया को अपने बातों में उलझाने की कोशिश करता है। लेकिन उसका ये प्लान के बारे में तो यहाँ पर मसाया को काफी पहले से ही पता था, लेकिन इसके बावजूद भी आगे मसाया अकीरा के साथ टाइम वेस्ट करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, क्योंकि उस वजह से तो वो उसको एहसान कर रहा था। लेकिन आगे जब भी उन लोग का बातचीत कंप्लीट होती है, ये देखकर आगे मसाया जल्दी से अपना पार का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर ये एहसान तो काफी ज्यादा छोटा था, और इसी वजह से आगे वो अकीरा को पूरी तरीके से अपना नहीं बना पाता, जहाँ पर वो अकीरा को बस एक ही ऑर्डर पूरा करवा सकता था। और इसी वजह से आगे मसाया अकीरा को ऑर्डर देता है कि तुम एक पूरी गेम के अंदर हम ना एक पैर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस वजह से आगे कुछ ही देर में अकीरा के पैर पे एक बड़ा सा चेन लग जाता है, जहाँ पर मसाया उससे कहने लग जाता है कि स्टार्टिंग से ये सारा का सारा प्लान मेरा था, और इसी के साथ साथ मुझे ये भी पता था कि तुम एक से ज्यादा पार को इस्तेमाल कर सकते हो, और इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक पर्सनल प्लान बनाया था, जहाँ पर वो जल्दी से सबको ऑर्डर देता है अकीरा के ऊपर अटैक करने के लिए, जो देखकर आगे अकीरा उन सभी लोगों से बचते हुए जल्दी से वो मसाया के पीछे आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर दो लोग आकर अकीरा को पकड़ लेते हैं। ये कर ही आगे वो अकीरा के पास आकर उसके पेट में एक चाकू घुसा देता है, और इस वजह से तो यहाँ पर उसके पेट से काफी ज्यादा खून निकल रहा था, और ये देखकर तो यहाँ पर मसाया उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुमने देखा ना, तुम ये मैच हार चुके हो, और सच में मैंने तुम्हारे लिए काफी अच्छा एक प्लान बनाया था। लेकिन तभी अचानक से अकीरा हंसते हुए उससे कहने लग जाता है कि अगर क्या होगा, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर ही मुझे होना चाहिए। और ये कर ही आगे वो योटो का एब्जॉर्ब करने वाला पार्ट से सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, और इस वजह से तो यहाँ पर मसाया के मुंह से काफी ज्यादा खून निकल रहा था, जहाँ पर वो कुछ ही देर में काफी दूर जाकर गिरता है, और आगे कुछ ही देर में मसाया के सभी गुलाम फ्री हो जाते हैं, जहाँ पर अकीरा अपना जैकेट उठाकर उससे कहने लग जाता है कि मुझे चाकू नहीं लगा है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल करने वाले हो। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर मसाया को काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको इसके बारे में कैसे पता चला, जिस पर अकीरा आगे उसको बताने लग जाता है कि तुमने जो प्लान बनाया था उसका प्लानिंग तुम गेम के अंदर आकर किए थे, लेकिन यहाँ पर मेरा जो प्लानिंग था वो करीब एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो गया था। और क्या तुमको याद है कि तुमको एक बंदे ने बताया था कि मैं एक से ज्यादा पावर को इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो असल में और कोई नहीं बल्कि मैं ही था, और मैंने ही करीब आज से एक हफ्ते पहले तुम्हारे बेस पर गया था, और मैंने तुम्हारे सामने कुछ हथियार को भी देखे थे, और ये देखकर मैंने पहले ही समझ गया था कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर किस टाइप का अटैक करने वाले हो, और इसी वजह से मैंने उसी हिसाब के आज के लिए इस जगह पर तैयारी करके आया था। ये बताकर ही आगे अकीरा मसाया का फोन को लेकर उसको गेम से आउट कर देता है, लेकिन हारने के बावजूद भी आगे मसाया उसको एक वार्निंग देता है कि चाहे कुछ ही हो जाए तुम किसी भी हालत में हाजिमे को हरा नहीं सकते, क्योंकि तुमने अभी तक हाजिमे का असली ताकत बिल्कुल भी नहीं देखा है। और उसका ये बात को सुनकर आगे अकीरा उसको इग्नोर मारते हुए जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और दूसरा हम लोग किरिसाकी, यूरी और कोमागिरी को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो तीनों हाजिमे के ऊपर भारी पड़ रहे थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो सभी हाजिमे के ऊपर अटैक कर उसको वहाँ पर घुटनों में ला दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी तभी अचानक से हाजिमे खड़ा हो जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हाजिमे का चेहरा काफी ज्यादा अलग दिख रहा था, जहाँ पर वो गुस्से में रोते हुए सबसे कहने लग जाता है कि आखिरकार इंसान नहीं तो क्या। ये कहकर ही तभी वो अचानक से किरिसाकी के पास जाकर उसको एक खतरनाक मुक्का मारता है, जिस वजह से आगे किरिसाकी काफी दूर जाकर गिरता है। और दूसरा हम लोग मसाया को देखते हैं, जो कि अपना फोन को देखते हुए कहने लग जाता है कि हाजिमे अब लास्ट में तुमको सारा कुछ देखना होगा। और तभी हमें हाजिमे और मसाया का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मसाया पहली बार अनाथ आश्रम पे आया था एक बुक को लेकर, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बुक तो असल में उसका माँ की आखिरी निशानी थी, और असल में वो बुक के अंदर एक कहानी लिखा था, जहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े ने अपने बलबूते पर एक बड़ा सा राज्य खड़ा किया था, जहाँ पर वो सभी उस राज्य पे अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते थे। और ये बुक को पढ़ने के बाद यहाँ पर हाजिमे और मसाया भी ऐसा राज्य को बनाना चाहते थे, जहाँ पर वो अपने मर्जी से कभी भी कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि वो लोग जो अनाथ आश्रम पे रहते थे उसका हेडमास्टर काफी ज्यादा बुरा था, जहाँ पर वो हमेशा ये दिखाते थे कि उसको बच्चों की काफी ज्यादा परवाह है, और वो ऐसा इसलिए
इसलिए करता था ताकि उसको काफी सारा डोनेशन मिल सके, लेकिन असलियत में तो वो सबको जानवरों की तरह ट्रीट करता था। और वहाँ पर तो मोमो को इस जगह का स्टाफ था, इसी वजह से वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। और इसी वजह से मोमो को गेम के टाइम पे हाजिमे और मसाका हमेशा साथ दे रही थी। लेकिन एक दिन जब हेडमास्टर का ध्यान मसाका वो बुक के ऊपर जाता है, हेडमास्टर जल्दी से वो बुक को छीन कर जमीन में फेंक देता है। और ये देखकर मसाया और हाजिमे वो दोनों उस बुक को उठाने की कोशिश करते हैं। और ये देखकर तो यहाँ पर हेडमास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से आगे वो उन दोनों को एक कुत्ते की तरह मारने लग जाता है। लेकिन उस दिन तो हाजिमे का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था और इसी वजह से आगे वो एक चीज को लेकर हेडमास्टर के माथे के ऊपर मारता है, जिस वजह से हेडमास्टर वहाँ पर ही मारा जाता है। और उस दिन से तो यहाँ पर हाजिमे हमेशा हमेशा के लिए बदल गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब भी उसको दुख या फिर तकलीफ होता था, अचानक से उसका ये खतरनाक वाला अवतार बाहर निकल आता था। और वहाँ पर हेडमास्टर भी उन सभी लोगों से कहा करता था कि वो लोग इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं। और इसी वजह से आगे हाजिमे हमेशा ये कहता था कि आखिरकार इंसान नहीं तो क्या। ये कहते कहते आगे वो प्रेजेंट में जाकर यूरी के ऊपर एक अटैक करता है, जिस वजह से आगे यूरी काफी दूर जाकर गिरता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर कोमागिरी भी जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर तो वो 2 सेकंड में कुछ भी नहीं कर सकता था, जिस वजह से अचानक से उसका आर्मर गायब हो जाता है, जिस वजह से आगे हाजिमे भी कोमागिरी को उठाकर पटक देता है, जिसके कारण थोड़ी देर में हाजिमे वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि उतने में यूरी खड़ी हो जाती है। ये देखकर आगे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक खतरनाक अटैक करते हैं। और यहाँ पर उन दोनों का ये अटैक इतना ही ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से यूरी का एक साइड का हाथ पूरा चकनाचूर हो गया था। और दूसरा हम लोग हाजिमे को देखते हैं, जहाँ पर उसका भी थोड़ा सा हड्डी टूट गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि ये लड़की का हाथ पूरी तरीके से टूट गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अभी तक पीछे नहीं हटी है। और ये अटैक को करने के बाद आगे वो दोनों ही थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, जहाँ पर हाजिमे अपने मन में कह रहा होता है कि आखिरकार ये लड़की कौन सी मिट्टी का बनी है। और तभी अचानक से यूरी उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर हाजिमे भी उसके ऊपर अटैक करने वाला था, जिस वजह से आगे वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी मैं ये फॉर्म पे आ जाता हूँ तब मुझे कोई भी पेन फील नहीं होता है, और वैसे भी मेरा हाथ टूट चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। ये कहकर आगे वो दोबारा यूरी के ऊपर बार बार हमला करने लग जाता है, जहाँ पर वो बार बार उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए आज मैं तुमको खत्म कर ही रहूंगा। लेकिन दूसरी साइड तो यूरी 1 इंच भी नहीं हिल रही थी, जहाँ पर हाजिमे अपने मन में कह रहा होता है कि इसका हाथ पूरी तरीके से टूट गया है, और इस वजह से तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आखिरकार वो कैसे खड़ा है। और तभी हमें उन दोनों का ही बचपन का रूप को देखते हैं, जहाँ पर हाजिमे उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमको भी कोई पेन फील नहीं होता है। वो बताती है कि हाँ ये मेरे लिए काफी ज्यादा पेनफुल है, लेकिन आखिरकार तुम्हारा क्या तुमको भी मेरी तरह पेन फील नहीं होता है, और ना कि तुम बस ये फालतू का बकवास कर रहे हो अपना पेन से बचने के लिए। और उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से हाजिमे को थोड़ा सा पेन फील होता है। और आगे हम लोग प्रेजेंट का सीन को देखते हैं, जहाँ पर यूरी कहने लग जाती है कि कुछ हो चाहे मैं तुमसे तो बिल्कुल भी हारने नहीं वाली। ये कहकर ही आगे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर और एक बार अटैक कर देते हैं, और उसका ये अटैक की वजह से तो यहाँ पर हाजिमे को भी थोड़ा सा दर्द हुआ था, जहाँ पर यूरी कहने लग जाती है कि हम दोनों बिल्कुल सेम हैं, और अगर हम दोनों खुद से ये कहते हैं कि हमें कोई भी पेन फील नहीं होता है, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हम दोनों ही बिल्कुल सेम हैं और हम दोनों ही इंसान हैं। जहाँ पर यूरी हाजिमे का बचपन वाले फॉर्म से कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि मैं तुमको बचाने के लिए थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ। हाजिमे कहता है कि हाँ मुझे काफी ज्यादा दर्द होता है, जिस पर यूरी उससे कहने लग जाती है कि क्या यही तुम्हारा आंसर है, और इसी वजह से आज मैं यहाँ पर ये सारा कुछ खत्म कर दूंगी। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी अचानक से वो ये देखता है कि उसका एबिलिटी तो सील कर दिया गया था, और ये देखकर तो यहाँ पर यूरी हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि आखिरकार ये क्या हो गया, मेरा एबिलिटी अचानक से बंद क्यों हो गया। और इस चीज का फायदा उठाकर आगे हाजिमे उसको एक पंच मारता है, जिस वजह से आगे वो काफी दूर जाकर गिरती है, जहाँ पर नियोन यूरी को फोन करके उसको बताने लग जाती है कि असल में रेड टीम वालों ने 50 कॉइन देकर तुम्हारा पहाड़ को सील कर दिया है। और दूसरा हम लोग मसाया को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर ही मरने वाला हूँ, और मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वो सारा कुछ बिल्कुल सेम जा रहा है। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैंने जानबूझकर सबको स्लेव से आजाद कर दिया था, और मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि अकीरा को ऐसा लगे कि मैं अपना सारा एबिलिटी को खो चुका हूँ। और जब मैंने उससे कहा था कि तुम लोग ओगामी को बिल्कुल भी हरा नहीं सकते हो, वो एक एक करके तुम सभी को हरा देगा, मैंने उस टाइम पे ऐसा इसलिए कहा था ताकि वो जल्दी से अपना दोस्तों का मदद करने के लिए उसके पास चला जाए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके पास तो यहाँ पर 50 पॉइंट भी था, जिस चीज का इस्तेमाल करके मरने से पहले वो उस 50 पॉइंट का इस्तेमाल करके जल्दी से यूरी का पहाड़ को वहाँ पर ही
सील कर देता है। और ये कर ही आगे वो कहने लग जाता है कि फाइनली मैंने ये माइंड गेम को जीत लिया, और अगर मैं जीत गया तो हाजिमे तुम भी जीत गए होगे। और दूसरा हम लोग हाजिमे को देखते हैं जो कि सीधा यूरी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से अकीरा एक पॉइंट का इस्तेमाल करके एक अनाउंसमेंट करता है। और अकीरा का ये आवाज को सुनकर तो यहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और दूसरा हाजिमे को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अभी तक जिंदा कैसे है। जहाँ पर अकीरा उससे कहने लग जाता है कि तुम यूरी और बाकी सभी लोगों को मत मारना, और मेरे लिए तुम्हारे पास एक प्रपोजल है, और मैं ही असल में ग्रीन टीम का लीडर हूँ, और इसी वजह से मैं खुद ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों 1v1 में ये मैच खत्म कर ले। और याद रखना, अगर तुम यूरी और बाकी लोगों को मार दोगे तो मैं भी जल्दी से तुम्हारा दोस्त मसाया को मारकर गायब हो जाऊंगा। और मसाया अभी भी जिंदा है, अगर मैं उन लोगों का स्लेब को मार दूंगा तो उन सभी लोगों से मुझे करीब 15 पॉइंट मिलेंगे, और इस चीज का इस्तेमाल करके मैं कभी भी तुम्हारा लोकेशन को निकाल सकता हूँ। और जब तक मैं तुमसे छुपता रहूंगा तुम कभी भी ये मैच जीत नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम यूरी और बाकी लोगों को चोट नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारे पास खुद आऊंगा। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा हम लोग हाजिमे को देखते हैं जो कि काफी गुस्से से कहने लग जाता है कि अगर ऐसा बात है तो फिर ठीक है। ये कहकर आगे वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि वो और हाजिमे एक साथ मिलकर वो दोनों खुद का एक किंगडम बनाना चाहते थे। ये सोचकर ही आगे वो जल्दी से अकीरा को कॉल करता है, जो देखकर आगे अकीरा उससे कहने लग जाता है तो बताओ क्या इसका मतलब ये है कि तुम मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे पता है कि मसाया कुछ ही देर में मारा जाएगा, और मसाया ने मुझे कभी भी रोका नहीं जिस तरीके से मैं फाइट करना चाहता था। और मुझे ये चीज तब पता चला जब यूरी का पहाड़ अचानक से सील हो गया था। जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि हम दोनों का मकसद ये था कि एक किंगडम को बनाना, और आखिरकार मैं उस किंगडम पे करूंगा ही क्या जहाँ तुम ना हो। ये सोचकर ही आगे वो तुरंत ही अकीरा का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पर ही आ रहे हो तो इसमें मेरा ही फायदा होगा, और वैसे भी तुमने मसाया को मार दिया है, इसी वजह से मैं तुमको खत्म कर ही रहूंगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे अकीरा उससे कहने लग जाता है कि तुम सबसे पहले ये प्रूव करो कि अभी भी यूरी जिंदा है। जहाँ पर तुम जल्दी से मुझे यूरी से बात करवाओ। और तभी हम लोग उस जगह पर यूरी को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ी हुई थी, जो देखकर आगे हाजिमे उसको एक थप्पड़ मारते हुए जगाता है। और आगे वो उससे कहने लग जाता है कि ये लो जल्दी से तुम अकीरा से बात करो। जहाँ पर अकीरा उससे कहने लग जाता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारा जगह लेने के लिए यहाँ पर ही आ रहा हूँ। हाजिमे कहता है कि जल्द से जल्द तुम यहाँ पर आओ, अगर तुम लेट हुए तो मैं यहाँ पर सबको मार दूंगा। और तभी हम लोग अकीरा को देखते हैं जो कि जल्दी से उसके पास जाने लग जाता है, और उसको ऐसा करते हुए देखकर तो यहाँ पर सभी के सभी उससे ये कह रहे थे कि ऐसा तुम मत करो। और तभी हम लोग उस जगह पर यूटो को देखते हैं जो कि सबसे कहने लग जाता है कि तुम लोग ज्यादा टेंशन मत करो, मुझे पक्का यकीन है कि अकीरा ये सा को संभाल लेगा। और यूटो का ये बात को सुनकर आगे सभी भी अकीरा के लिए प्रे करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा सीधा हाजिमे के पास पहुँच जाता है, और अकीरा को यहाँ पर देखकर हाजिमे को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से आगे वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे वो यूरी को एक इशारा करता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अकीरा को पहले से ही पता था कि वो यूरी की तरह फिजिकल स्ट्रेंथ को अब नहीं कर सकता है। और इसी वजह से आगे वो दोनों ने मिलकर एक नई एबिलिटी बनाई थी, जहाँ पर अकीरा के एक पंच में उसका पूरा बॉडी का स्ट्रेंथ एक ही झटके में उसके हाथ में आ जाता है। और आगे जब भी हाजिमे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, उस चीज का फायदा उठाकर आगे अकीरा भी हमने पहाड़ के मदद से उसको एक मुक्का मारता है। और इसी वजह से तो यहाँ पर हाजिमे काफी दूर जाकर गिरा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अकीरा का ये अटैक इतना ही ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि ये गेम का विनर और कोई नहीं बल्कि अकीरा ही है। और ये देखकर तभी अचानक से उस जगह पर नियोन आकर अकीरा को कांग्रेचुलेशन कहती है, जहाँ पर वो जल्दी से टीम ग्रीन का आखिरी काम करने के लिए उसको जल्दी से टावर में बुलाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि शायद मैं उस जगह पर तुम्हारा कुछ सवालों का जवाब भी दे दूं। और आगे नियोन के सभी बंदे घायल लोगों को इलाज के लिए लेकर जाते हैं। और दूसरा अकीरा टावर पे जाने से पहले हाथ मुख धोने के लिए एक नदी के पास आया था, लेकिन तभी अचानक से टीम ब्लू का लीडर ओमोटो उससे पॉइंट लेने के लिए यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो अकीरा से कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हारा सारा मैच को देखा है, और मैं अगर सच कहूँ तो तुम्हारा और यूरी का पहाड़ सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अकीरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं उसको भी अकीरा का पहाड़ के बारे में पता तो नहीं चल गया। और इसी वजह से आगे अकीरा ओमोटो का पहाड़ के बारे में सोचने लग जाता है कि आखिरकार उसका क्या पहाड़ हो सकती है। और उसको इतना घबराते हुए देखकर आगे ओमोटो उसको शांत करवाते हुए उससे कहने लग जाती है कि तुमको इतना घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और अगर तुमको मेरा पहाड़ के बारे में जानना ही है तो मैं तुमको सारा कुछ सच सच बता देती हूँ। और वैसे भी तुम्हें मेरा पहाड़ काफी पहले से ही पता है, और क्या तुम इतने पास से मेरा ये अटैक से बच भी पाओगे। ये कहकर ही आगे वो जल्दी से अपना हाथ को उठा लेती है। और ये देखकर तो यहाँ पर अकीरा का मन में कहने नहीं याद आता है, लेकिन तभी अचानक से हम लोग ये
देखते हैं कि ओमुटो जल्दी से अपना हाथ को एक कैनन में बदल देता है, जहाँ पर वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है। और उसका ये अटैक की वजह से तो यहाँ पर अकीरा का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था, जहाँ पर ओमुटो जाने से पहले उससे ये कहने लग जाती है कि तुम आज नियोन से मिलने वाले हो, मैंने सही कहा ना, लेकिन तुम उसको जल्दी से याद दिला देना कि मैं वापस से एक्टिवेट हो चुका हूँ, और वैसे ही मुझे ये गेम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और मेरा बस एक ही मकसद है, नियोन का जान लेना। ये कहकर ही आगे वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और उसका ये बात को सुनकर आगे उसका अटैक की वजह से अकीरा वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन आगे जब भी वो अपना आंखें को खोलता है वो अपने आप को अपने घर पर पाता है, जहाँ पर वो सीधा अपना हाथ मुंह धोने के बाद सीधा टोक्यो टावर पर जाता है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि उसका मुलाकात वहाँ पर यूरी से होती है, और यहाँ पर तो वो अकीरा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जिस वजह से आगे अकीरा सीधा जाकर उसको हक कर लेती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बाकी के सभी लोग भी हमने नॉर्मल लाइफ पे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों का हाथ में एक ग्रीन कलर का निशान था। और ये देख के हमें पता चल ही रहा है कि इसका मतलब यह है कि अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ है, और इसी के साथ साथ ये वाला एनिमे का ये सीजन यहाँ पर ही खत्म होता है। और मैं आप लोग को पहले बता दूं कि अभी तक ये एनिमे का सेकंड सीजन नहीं आया है, और अगर सेकंड सीजन आ जाएगा तो मैं रिकैप करके इसी चैनल पे डाल दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं और एक नए एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।